हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द जेईई और नीट 2025 सीरीज। इसके जनरली 2 से 3 सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके आ ही जाते हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल कंप्लीट इट इन वन शॉट और हम आपकी सारी क्यूरीज और सारे डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। हम जो भी अपने आसपास देखते हैं वो सभी चीज़ें क्या है, मैटर है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली मैटर है क्या। जो हमारा यूनिवर्स है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक एनर्जी और दूसरा है मैटर। तो चलिए जानते हैं मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर 5 सेंस। यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, मैटर के पास आपके पास मास होना चाहिए, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, और अगर ये दोनों चीज़ भी नहीं बैठ पा रही है तो वो हमारी किसी भी 5 सेंसेस से फील किया जा सके, 5 सेंसेस से उसको फील किया जा सके, उसी को मैं क्या कहूँगा, मैटर होगा। और एनीथिंग अदर देन मैटर इज कॉल्ड एनर्जी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा यूनिवर्स है वो है यूनिवर्सल सेट, और उसमें मैटर है, और मैटर के अलावा जो भी चीज़ है वो क्या है, आपकी एनर्जी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यूजिंग द वेन डायग्राम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। अगर मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसको 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन है इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक है इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा मैटर क्या है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कौन सा सब्सटेंस हमारा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है, उसको हम देख के ही बता सकते हैं। उसको हम किस में लेंगे, उस क्लासिफिकेशन को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में लेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की 2 तरीके से होगी जी। एक होते हैं मिक्सचर, एक होते हैं प्योर सब्सटेंस। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम उसको देख के नहीं बता सके, हमें कोई केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी तभी हम बता पाएंगे कि वो मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी मेरे को, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम देख के ही बता सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं मैटर की देखूं तो वो 3 तरीके का होता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 2 और स्टेट होती हैं मैटर की, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैटर की हमारी जनरली 5 स्टेट होती हैं। अगर फिजिकल स्टेट की बात करूं तो सबसे पहली सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस और फिर प्लाज्मा। आप एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से प्लाज्मा आपका बनता जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। सॉलिड में क्या होता है भैया, एटम जो है वो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बट वहीं लिक्विड की बात करूं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स लिक्विड में क्या होता है, कम होता है, और गैस में बहुत ही कम होता है, और प्लाज्मा में और कम हो जाएगा। तो यानी कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिर प्लाज्मा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं बात करूं तो वो सॉलिड से गैस में क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बट गैस से सॉलिड की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएंगे, तो हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में हम थर्मल एनर्जी अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं अगर मैं थर्मल एनर्जी को डिक्रीज करता जाऊंगा तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आ जाएंगे। और ये कैसे होगा जी, हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब हम बढ़ाएंगे, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो मोलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर हम बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड में जो एटम है वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं, एक पैटर्न में अरेंज्ड हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके बीच में, इन एटम्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, लिक्विड के केस में, और गैस में और कम होता है, और प्लाज्मा में और कम होता है। प्लाज्मा जो है वो आपकी वेरी हाई टेम्परेचर पे ही आएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एटम अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने लगते हैं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, राइट। तो अगर मैं देखूं वॉल्यूम की बात करूं तो सॉलिड की वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, इवन लिक्विड की वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स है। दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो सफिशिएंट है कि मॉलिक्यूल दूर दूर, बिल्कुल दूर दूर अपने आप नहीं भागेंगे।
बट अगर गैस के वॉल्यूम की बात करूँ तो गैस को जिस भी कंटेनर में लेता हूँ उस कंटेनर का वॉल्यूम वो ले लेगा, उसको पूरा का पूरा क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो यानी वॉल्यूम अगर गैस की बात करूँ तो वो फिक्स्ड नहीं है, लिक्विड की बात करूँ तो वो फिक्स्ड है, और सॉलिड की बात करूँ तो वो फिक्स्ड है, राइट। वहीं अगर शेप की बात करूँ तो एटम जो है वो यहाँ पे रेगुलरली अरेंज्ड है, यानी कि इसकी शेप क्या है, फिक्स्ड है। तो सॉलिड की शेप भी क्या है, फिक्स्ड है। बट अगर लिक्विड की शेप की बात करूँ तो लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालता हूँ उसका शेप ले लेता है। सपोज जग में डाल रहा हूँ तो जग का शेप ले रहा है, बोतल में डाल रहा हूँ तो बोतल का शेप ले रहा है। तो लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं है। वहीं अगर गैस की बात करूँ तो गैस तो किसी भी कंटेनर को पूरा का पूरा भर लेता है, तो इसका भी शेप क्या है, फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड हो वो सॉलिड, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो पर शेप फिक्स्ड ना हो वो लिक्विड, और जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स ना हो वो क्या होगा, आपका गैस होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो केमिकली दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है मैटर, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। और ये आप सिर्फ तभी बता सकते हो जब आप केमिकल रिएक्शन करो, यानी मैटर को तोड़ते हुए चलते जाओ, राइट। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, टू और मोर देन टू, राइट। और प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के बंदे होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पहले मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक वाटर लिया और वाटर में क्या डाल लिया, हमने शुगर को डाल लिया। तो जब मैं शुगर को डालता हूं तो वो घुलती जाती है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों ही क्या है, घुल गए हैं। सपोज इस गिलास में जिसमें मैंने शुगर को मिलाया था, इसको मैंने दो अलग अलग गिलास में डिवाइड कर लिया, आधा ये भर गया और आधा ये भर गया, राइट। अब मैंने इन दोनों की मिठास चेक करी तो इसकी मिठास और इसकी मिठास क्या थी, सेम थी, यानी कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यानी कि अगर शुगर की बात करूं तो शुगर ऊपर भी उतनी ही है और नीचे भी उतनी ही है, राइट। इस तरह की चीज को कहूंगा मैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर सोल्यूशन, और एज वेल एज सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन भी क्या होता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो अगर मैं सैंड को वाटर में डालूंगा, राइट, सैंड को वाटर में डालूंगा तो वो पूरा का पूरा घुलेगा नहीं। सैंड थोड़े टाइम बाद क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी और वाटर अलग रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, ये यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी जिसमें पानी ऊपर रह जाएगा और जो सैंड है वो नीचे बैठ चुकी होगी, राइट। तो इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आपकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, सैंड नीचे बहुत ज्यादा है और ऊपर अगर हल्की फुल्की है तो बहुत मामूली अमाउंट में, और वो भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, राइट। तो ये कैसी कंपोजिशन है आपकी, हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। होमोजीनियस जो यूनिफॉर्म होगी, हेट्रोजीनियस जो यूनिफॉर्म नहीं होगी। होमोजीनियस में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आपके पार्टिकल की कंसंट्रेशन हर जगह पे सेम है, बट अगर हेट्रोजीनियस की बात करूं तो वो कंसंट्रेशन सेम नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हेट्रोजीनियस में लेयर आती है और होमोजीनियस में लेयर नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट चीज पे बढ़ जाते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड, राइट। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मतलब इन एटम को और ज्यादा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो उनको क्या कहूंगा, एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होंगे, टू और मोर देन टू एलिमेंट से मिलके बने होंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल पानी, जैसे कि CO2, जैसे कि N2, ये सभी क्या है, आपके कंपाउंड है। और अगर एलिमेंट्स की बात करूं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सल्फर, ये सभी क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, ऑल्दो हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर शेप की बात करूँ तो सॉलिड की फिक्स है, लिक्विड की फिक्स है, सॉलिड की फिक्स है, लिक्विड की फिक्स नहीं है, और गैस की फिक्स नहीं है। वॉल्यूम की बात करूँ तो सॉलिड की फिक्स है, लिक्विड की फिक्स है, गैस की फिक्स नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। पार्टिकल जो अरेंज है इसके टाइटली पैक्ड हैं, इसके क्लोज हैं और इसके फार अपार्ट है, बहुत दूर दूर है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। पार्टिकल मोशन की बात करूं तो सॉलिड सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है अपनी मीन पोजीशन पे, लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, बट गैस के जो है वो मूव कर रहे होंगे रैपिडली, राइट। और इनके एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास नोट्स के तौर पर रख सकते हैं।
अगर कन्वर्जन की बात करूँ सॉलिड लिक्विड और गैस की, तो उसमें कुछ प्रोसेसेस के नाम होते हैं। जैसे सॉलिड से हम क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं। तो अगर सॉलिड से गैस बना रहा हूँ तो वो सब्लिमेशन होता है, और गैस से सॉलिड बना रहा हूँ तो उसको कहूँगा डिपोजिशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। और अगर सॉलिड से लिक्विड बना रहा हूँ तो उसको कहूँगा मेल्टिंग, राइट। और अगर लिक्विड से सॉलिड बना रहा हूँ तो उसको कहूँगा फ्रीजिंग। अगर गैस और लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो गैस से लिक्विड की कन्वर्जन को कहूँगा कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस को कहूँगा इवेपोरेशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, तो इसके भी आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, यानी कि आपको बताना है इनमें कौन सा प्योर है और कौन सा मिक्सचर है। तो अगर ग्रेफाइट की बात करूँ तो ये कार्बन का बना होता है, तो ये कैसा है, प्योर सब्सटेंस, राइट। नेक्स्ट इज योर मिल्क। मिल्क जो है उसमें काफ़ी चीज़ें मिली होती हैं, तो ये कैसा है, मिक्सचर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एयर जो है वो भी, उसमें काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, तो ये भी क्या है, मिक्सचर है। डायमंड की बात करूँ तो डायमंड भी कैसा है, आपका प्योर सब्सटेंस है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहला दिया है आपको एरेटेड ड्रिंक इन ब्रास। ब्रास जो है वो आपका होमोजीनियस है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स है वो, बट ये कैसा है, आपका होमोजीनियस है, राइट। एंड एरेटेड ड्रिंक्स में जो है, जैसे ही आप कैन को खोलोगे, यानी कैप को खोलोगे आप, तो आपकी जो है वो गैस और वाटर जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो एरेटेड ड्रिंक जैसी कैसी होती है, वो हेट्रोजीनियस होती हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच आर मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। आपको सब्सटेंस की कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी, और जैसा है वैसे ही आप उसको मेजर या ऑब्जर्व कर लो, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर मेजर्ड और ऑब्जर्व ओनली बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि आपको केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी तभी आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी और रिएक्टिविटी, राइट। अब इन प्रॉपर्टीज़ को आपको मेजर करना है, तो मेजर करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल सपोज आपने कोई एक रोड ली, आयरन रोड ली, ठीक है, और उसकी आपने लेंथ मेजर की। अब आप लेंथ मेजर करोगे तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रोड थी ये 10 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे दो चीज़ आई, एक आया आपका 10 और एक आया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज योर यूनिट एंड 10 इज योर मैग्नीट्यूड, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट आपकी इस्तेमाल की जाती है, कौन सी बेस यूनिट होती हैं और कौन सी आपकी डेराइव्ड यूनिट होती हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं यूनिट्स की। सो लेट अस टॉक अबाउट यूनिट। अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट जो होती है वो आपकी दो तरह की होती हैं, एक बेस यूनिट और एक डेराइव्ड यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपको बताता है कि कौन सी आपकी बेस यूनिट होंगी और वो किस सिस्टम पे वर्क करती हैं। एसआई सिस्टम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मैट्रिक सिस्टम एंड हैज 7 बेस यूनिट। आपकी जो 7 बेस यूनिट है या एसआई यूनिट है वो 7 है, पर्टेनिंग टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। जो एसआई यूनिट है आपकी वो बेस यूनिट है, और बाकी सारी जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, डेराइव्ड यूनिट होंगी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज से क्या है, रिलेटेड है। तो वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी केल्विन। केल्विन जो है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। फिर आता है आपका मीटर। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, और ये डिस्टेंस की एसआई यूनिट है। फिर आता है एम्पियर, ये इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है। फिर आता है सेकंड, ये टाइम की एसआई यूनिट है। फिर आता है मोल, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट है। फिर आता है केजी, ये मास की एसआई यूनिट है। फिर आता है कैंडेला, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की एसआई यूनिट है। तो ये सभी क्या हैं, आपकी यूनिट्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और इन सभी से जो यूनिट बनेगी वो क्या होंगी, डेराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल यू हैव अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज योर यूनिट ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या है, आपकी डेराइव्ड यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं और ऐसा यूनिट क्या होती हैं, राइट। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके जेई एग्ज़ाम से लेके नीट के एग्ज़ाम को लेके, सीबीएसई के एग्ज़ाम को लेके, जो एग्ज़ामिनर है वो चाहता है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना, तो वो यूनिट कन्वर्जन पे ज़रूर खेलता है।
राइट। और बहुत से सवाल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन से भी कवर हो जाते हैं, तो इसलिए ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री की बात करो तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होगा। आप फिजिक्स की बात करो तो जहाँ भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा वहाँ पे यूज़ होगा। आप मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में भी आपको ये कुछ कुछ जगहों पे यूज़ होता आ जाएगा, जैसे कि मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। तो आपको इस पर खासा ध्यान रखना है, और इसको आने से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपको आता हुआ सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए यूनिट कन्वर्जन को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की। और यूनिट कन्वर्जन जो हम पढ़ेंगे वो काफ़ी तरह का पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री में यूज़ होगा। केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम जनरली बात करेंगे। तो हम बात करेंगे लेंथ की, एरिया की, वॉल्यूम की, प्रेशर की, एनर्जी की एंड टेम्परेचर की। तो आई होप वन बाय वन आप सभी को यूनिट कन्वर्जन क्लियर हो जाए, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको चीज़ें एंड तक क्लियर हो जाएंगी। तो यूनिट कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं हम मैट्रिक्स के प्रीफिक्सेस को। हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है मैट्रिक सिस्टम, और मैट्रिक सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है यूनिट से पहले। जैसे कि हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये जो सेंटी है ये आपका प्रीफिक्स है, और ये जो मीटर है ये आपकी एसआई यूनिट है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ऐसे कितने तरह के प्रीफिक्स होते हैं और वो उनको कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम यूनिट कन्वर्जन को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपके दो तरह के होंगे, एक जिसमें 10 रेज टू द पावर नेगेटिव होगी, और दूसरा जिसमें 10 रेज टू द पावर आपकी पॉजिटिव होगी। और सभी प्रीफिक्सेस का कुछ नाम है और उनको कुछ सिंबल असाइन किया गया है सो दैट कि वो हम यूनिट में यूज़ कर सके। जैसे सेंटी का सी, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से नीचे जाना है, ये हमने लाइन मारी हुई है। तो कैसे याद करना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो। डेसी की वैल्यू जो होती है वो 10 रेज टू द पावर -1 होती है, सेंटी की -2 होती है, मिली की 10 रेज टू द पावर -3, माइक्रो 10 रेज टू द पावर -6, फिर 10 रेज टू द पावर -9, फिर 10 रेज टू द पावर -12 एंड सो ऑन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इन सभी के सिंबल हैं, डेसी का डी है, सेंटी का सी है, मिली का एम है, माइक्रो का म्यू है। म्यू आपको ध्यान रखना है, नैनो का एन है, पिको का पी है, फेम्टो का एफ है, एनेटो का ई है। यहाँ पे सभी जो सिंबल हैं वो सारे की स्मॉल हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ योर पॉजिटिव वाला प्रीफिक्सेस। ये भी पॉजिटिव है पर में पावर जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे पावर जो है वो पॉजिटिव है। पहला आगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा एंड एक्सा। डेका इज 10 रेज टू द पावर 1, जो वहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे बस पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज 10 रेज टू द पावर -2, माइनस 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 6, 10 रेज टू द पावर 9, 10 रेज टू द पावर 12, 10 रेज टू द पावर 15 एंड 10 रेज टू द पावर 18। यहाँ पे जो सिंबल है डेका का है डी है, क्यों? क्योंकि डी ऊपर यूज़ हो गया था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हेक्टो इज एच, किलो इज के, मेगा इज एम, गीगा इज जी, टेरा इज टी, पेटा इज पी एंड एक्सा इज ई। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये टेबल आपको बाय हार्ट याद करनी है, राइट। तो चलिए इस टेबल को यूज़ कैसे करेंगे हम यूनिट कन्वर्जन में उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आपके होते हैं? तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस यही सिंपल सा है। तो मीटर्स की यूनिट को मैं मीटर से काट देता हूँ, राइट। तो 1 इज इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू एक्स सी इज सेंटी, सेंटी की वैल्यू हम यहाँ से टेबल से देख लेंगे। तो सेंटी इज 10 रेज टू द पावर -2। तो यहाँ पे अगर मैं ले आऊँ x क्या हो जाएगा, 1/10 रेज टू द पावर -2, ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू द पावर +2। तो ये आ जाएगा आपका 10 रेज टू द पावर 2 इज 100। तो आपका आ जाएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे आपके, 100 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, 1 माइक्रोमीटर में कितने फेम्टोमीटर होंगे? तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, मीटर से मीटर काट दे रहे हैं। माइक्रो की वैल्यू आप ऊपर से देखेंगे तो वो होगी 10 रेज टू द पावर -6, और एक्स फेम्टो की वैल्यू देखेंगे तो 10 रेज टू द पावर -15। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो -6/10 रेज टू द पावर -15, ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू द पावर -6 इंटू 10 रेज टू द पावर +15। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -6 + 15, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 10 रेज टू द पावर +9। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी और यूनिट में। इट्स जस्ट दैट कि आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके एरिया की। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यह हम सभी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, राइट। तो एरिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, बेसिकली लेंथ इनटू लेंथ ही है। तो लेंथ इनटू लेंथ यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, नैनोमीटर स्क्वायर, पिकोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सभी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा।
अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, यानी एरिया को एरिया की दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर इज़ हाउ मैनी डेसीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर इंटू मीटर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और एक्स डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर 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 मीटर, मैंने यहाँ की दोनों मीटर को यहाँ के दोनों मीटर से काट दिया। अब क्या बचा, 1 इज इक्वल टू एक्स, डी इज 10 रेज़ टू दी पावर -1, और यहाँ पे भी एक बचा 10 रेज़ टू दी पावर -1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/-1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -1, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी -2, और ऊपर जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी तो +2। तो ये आ गया आपका 100, यानी कि आपका 1 मीटर स्क्वायर 100 डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे जनरली जो स्टूडेंट है वो क्या गलती करते हैं, इस मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से काट देते हैं, 1xd आ जाता है, और x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/d विच इज़ 1/10 रेज़ टू दी पावर -1 विच इज़ 10 रेज़ टू दी पावर +1। तो यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से काट देते हैं, पर ये जो स्क्वायर है आपका यहाँ पे जो स्क्वायर दे रखा है आपका, ये पूरे का स्क्वायर है, ना कि सिर्फ मीटर का स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये पूरे का स्क्वायर आपको कंसीडर करना है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज़ हाउ मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम तरीके से चलेंगे, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर काट दिया, 1 इज इक्वल टू एक्स 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 की पावर -4, और ये ऊपर जाके 10 की पावर 4। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो ये था हमारा एरिया का कन्वर्जन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वॉल्यूम के कन्वर्जन पे। नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है आपकी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं ये वाली चीज़ देखूँ तो इसमें कुछ भरा जा सकता है, फिल किया जा सकता है ना, तो इसकी वॉल्यूम होगी। बट यहाँ पे इसकी वॉल्यूम नहीं होगी, सिर्फ इसका एरिया होगा, बिकॉज इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ है, और ये एक ही लाइन है, तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किसका वॉल्यूम निकाला जाएगा, किसका वॉल्यूम नहीं निकाला जाएगा, इन दोनों में वॉल्यूम नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, आपकी 3 तरह की हाइट है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब, पिकोमीटर क्यूब एंड किलोमीटर क्यूब, ये सभी आपकी क्या करेंगी, इस तरह की जितनी भी यूनिट होंगी आपकी क्या करेंगी, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगी। तो 1 बाय 1 चलिए सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू x डेसीमीटर क्यूब। तो हमें बताना है कि 1 मीटर क्यूब कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी सेम है, ये जो क्यूब है ये पूरी यूनिट का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1 मीटर 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 इज इक्वल टू x डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, राइट। तो आप मीटर 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 कर दीजिए, मीटर मीटर मीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स। डेसी की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे तो 10 रेज़ टू दी पावर -1 एंड -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 रेज़ टू दी पावर -3, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा, 10 रेज़ टू दी पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका पूरे का क्यूब होगा, इसका पूरे का क्यूब होगा। तो 1 मीटर मीटर मीटर, एक्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो आप काट दीजिए, मीटर 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 मीटर, राइट। तो आगे करेंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स -2 -2 -2, 10 रेज़ टू दी पावर -2 ना, तो 10 रेज़ टू दी पावर -2 -2 -2, तो कितना आ जाएगा x 10 रेज़ टू दी पावर -6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 1/10 रेज़ टू दी पावर -6, 10 रेज़ टू दी पावर +6। तो योर 1 मीटर क्यूब कम्स आउट टू बी 10 रेज़ टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम की यूनिट की, तो अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और वहाँ पे दूध खरीदते हो या मिल्क खरीदते हो, तो आप वहाँ पे बोलते हो कि हमें 1 लीटर दूध दे दो या फिर 500 ml दूध दे दो, इस तरीके की आप बातें करते हो। तो आपने ये मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब, इस तरह की कोई यूनिट की तो बात ही नहीं की। और अगर आप दुकान पे जाके ये चीज़ें बोलोगे तो वो शायद आपको भगा भी दे, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो पॉइंट यही आता है कि हम इस तरह की यूनिट को, यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इन सभी को ml या लीटर में कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि हमें तो इस चीज़ में समझ में आता है ना। तो आपको इसके लिए एक टैंक प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप एक रमेश जो है वो अपने घर की छत पे एक टंकी लगवाता है, और टंकी कुछ 1000 लीटर की है। कितने लीटर की है भैया, 1000 लीटर की, और वो इस तरीके की है, क्यूब टाइप है, राइट।
ऐसी क्यूब टाइप है। और वो क्या देखता है भाई, उसने एक चीज़ नोटिस की कि जो टंकी है, रमेश ने क्या चीज़ नोटिस की, जो टंकी है आपकी वो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर कैसी है, ऊंची है। यानी कि 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर उसकी ब्रेथ है और 1 मीटर उसकी क्या है, हाइट है, राइट। और उसमें पानी कितना आ रहा है, 1000 लीटर। अगर आपको ये रमेश की टंकी समझ में आ गई तो आप सारी कन्वर्जन, यानी सारी इस तरह की कन्वर्जन आप कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आपको बस ये याद रखना है कि रमेश ने अपनी छत पे कौन सी टंकी लगवाई थी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो आपको कितने के बराबर है, 10⁻³ लीटर की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अगर 10⁻³ को इस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो आप ये दोनों ही इक्वेशंस को याद कर लीजिएगा, आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ हाउ मेनी लीटर, राइट। तो यहाँ पे एक सेंटीमीटर का पूरा क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज x लीटर। अब आपको यहाँ से थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप क्या करिए, इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। 1 लीटर कितने के बराबर है जी, 10⁻³ मीटर क्यूब की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट चीज़ आप अपना सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए जो आपने पहले किया था, मीटर क्यूब। यहाँ से आता है आपका कि सेंटी इज 10⁻², 10⁻², 10⁻² इज इक्वल टू x 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻6 x 10⁻⁻3। x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻3 तो ये आ जाएगा आपका 10⁻3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 10⁻6 इंटू 10⁻3 और बेस सेम हो तो पावर सेम ऐड हो जाती हैं, तो -6 + 3 10⁻⁻3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर है, 10⁻³ लीटर के बराबर है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ हाउ मैनी ml। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। ये है मिलीलीटर, तो m इज़ 10⁻³ एंड लीटर क्या था हमारा, 1 लीटर इज़ 10⁻³ मीटर क्यूब। तो उसको हम यहाँ रख लेते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो मीटर और मीटर क्यूब आप काट दीजिए। यहाँ से सेंटी इज़ 10⁻², 10⁻² और ये आ जाएगा x 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 10⁻6 x 10⁻6। तो ये दोनों ही कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका कितने के बराबर होगा, 1 ml के। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एक और सवाल कर लेते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब आपका कितने लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से सेम तरीका अपनाइए आप, 1 डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इज इक्वल टू x 10⁻³ मीटर क्यूब, जो हमने ऊपर यूज़ किया था, राइट। तो मीटर क्यूब काट दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, डेसी की वैल्यू 10⁻⁻1 होती है, 10⁻1 राइट। तो ये आ जाएगा x 10⁻3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 10⁻3, ये भी 10⁻3। तो ये आपका कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इट मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब कितने के बराबर हुआ, 1 लीटर के। तो आप इन सभी को आप किसी भी यूनिट को किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी को आप यूज़ करेंगे आगे चल के, जो भी न्यूमेरिकल और सवाल आपके सामने आएंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होंगी ये चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन की। तो उसमें आता है प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ATM, बार, पास्कल, mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg और टोर। तो इन सभी को आपको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट निकालूँ तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट अगर मैं एक दूसरे के कन्वर्शन की बात करूं तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हम पे कितना प्रेशर लगा रहा है, 1 ATM, राइट। तो वो ATM आपका कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। अगर आपको एक इक्वेशन याद हो गई तो आपको बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपकी क्या है, सभी गैस हैं, और वो गैस हमारे सर पे या फिर कहें किसी भी चीज़ पे प्रेशर लगा रही हैं, क्योंकि वो फोर्स लगा रही होंगी, राइट। और हमारा कुछ एरिया होगा,
तो अगर उसकी बात करूँ तो वहाँ वो हम पे क्या लगा रही हैं, बेसिकली प्रेशर लगा रही हैं, और वो प्रेशर मैंने मान लिया है कितना 1 atm। तो उसको बेसिकली अगर मान लो हमारा जो सर है वो 1 मीटर स्क्वायर है, राइट, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का है, मैं सपोज कर रहा हूँ, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की है, तो उस एटमॉस्फेयर को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो 1 atm के बराबर हो जाए। आई होप आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हम पे 101325 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, किस पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो अगर आपको ये याद हो गया तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका 1 पास्कल के बराबर होता है। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 101325 पास्कल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल। 10⁻³ अगर आप टेबल से देखेंगे तो 101.325 ये आ जाएगा आपका क्या, किलो। तो इसको लिख सकता हूँ मैं किलो पास्कल। सिमिलरली इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 101.325, अगर मैं 0.1 के बाद लगा दूँ तो ये 10⁻5 पास्कल के बराबर आ जाएगा, राइट। 10⁻5 पास्कल जो होता है वो हमारा 1 बार के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 1.01325 बार। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो हमने अभी तक देखा जो 1 atm है वो आपका 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, और 1.01325 बार के बराबर है, या फिर कहीं 101.325 पास्कल के बराबर है, या फिर कहूँ 101.325 किलो पास्कल के बराबर है। तो atm न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार और पास्कल या किलो पास्कल में आपका कन्वर्जन हो गया। बचा क्या, mm ऑफ hg, सेंटीमीटर ऑफ hg, और क्या बचा आपका, टोर बचा है। तो इनको समझने के लिए एक बेसिक सिस्टम समझ लेते हैं। आपके पास एक यूट्यूब होती है, आप जाएंगे लैब में तो लैब में देखेंगे कुछ यूट्यूब इस तरह की होती है, राइट। तो अगर मुझे इस पे प्रेशर को मेजर करना है तो मैं इसमें क्या भर देता हूँ, एक मरकरी भर देता हूँ। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। एक साइड हमने क्या कर दिया है, इस पर स्केल लगा दिया है, राइट, और ये सपोज 100 सेंटीमीटर का है। अब हमने क्या किया, इस साइड से हमने प्रेशर लगाया, और वो प्रेशर किसके बराबर था, 1 atm की। और जैसे ही आप इधर प्रेशर लगाओगे तो ये मरकरी इधर राइज करने लगेगी, ये इसका बेस था, ये मरकरी क्या करने लगेगी, इधर राइज करने लगेगी। और हमने देखा कि ये मरकरी कितनी चढ़ गई, ये आपकी चढ़ गई 76 सेंटीमीटर। तो आपका 1 atm किसके बराबर आया, 76 सेंटीमीटर का ऑफ hg। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट, क्योंकि 76 सेंटीमीटर क्या कर गई थी, मरकरी राइज कर गई थी। नेक्स्ट इज, अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूं तो यह आ जाएगा 760 mm ऑफ hg में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और 1 mm ऑफ hg 1 टोर के बराबर होता है। तो यही 1 atm किसके बराबर आ जाएगा, 760 टोर के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा जो 1 atm है वो आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ hg के बराबर आया, या फिर 760 mm ऑफ hg के बराबर आया, या फिर 760 टोर के बराबर आया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा प्रेशर। नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम टेम्परेचर की तरफ। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के 3 स्केल हैं जो जनरली यूटिलाइज होते हैं। वह फर्स्ट इज डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अगर इनकी लोअर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट देखूँ तो डिग्री सेंटीग्रेड की लोवेस्ट लिमिट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हाईएस्ट होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। केल्विन की हो गई लोवेस्ट हो गई 273 केल्विन और हाईएस्ट हो गई 373। अगर टू बी एग्जैक्ट की बात करूँ तो 273.15 होती है इसकी और 373.15, राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एंड नेक्स्ट इज़ योर फ़ारेनहाइट की जो हाईएस्ट रेंज है वो है 212 फ़ारेनहाइट एंड लोवेस्ट इज़ 32 फ़ारेनहाइट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अब मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में। तो इस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो इनके लिए मुझे एक रिलेशन बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगी, तो अगर मैं मानूँ कि डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे आपकी जो वैल्यू आ रही थी, कोई किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड आ रही थी, फ़ारेनहाइट पे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पे की आ रही थी, राइट। और ये सभी जब डिग्री सेंटीग्रेड पे सी आ रही थी तब उस टाइम पे फ़ारेनहाइट पे एफ आ रही थी और केल्विन पे की आ रही थी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर इन सभी से मैं अपर लिमिट घटा दूँ तो भी वैल्यू सेम आएगी, राइट। तो मान लो कि मैंने ये इसको डिग्री सेंटीग्रेड इस पॉइंट को माना था, इसी सेम लेवल पे क्या था, फ़ारेनहाइट था, और सेम लेवल पे ही क्या था, केल्विन था। अब इनमें से मैंने क्या करा, अपर लिमिट, अगर अपर लिमिट घटाता हूँ तो भी वैल्यू सेम ही आएगी।
आप चाहो तो लोअर लिमिट भी घटा सकते हो। तो सपोज मैंने लोअर लिमिट घटा दी, कोई बात नहीं जी। डिग्री सेंटीग्रेड में से लोअर लिमिट ऑफ सेंटीग्रेड स्केल इज़ 0, फ़ारेनहाइट में से 32 घटा दी मैंने, ठीक है, और केल्विन में से कितनी घटा दी मैंने 273, राइट, ये चीज़ आ गई। अब इसमें 100 खाँचे हैं, यानी कि 100 ऐसे ऐसे लेवल हैं, 0 से 100 तक है ना। ऐसे ही इसमें कुछ नंबर ऑफ खाँचे होंगे, ऐसे ही इसमें कुछ नंबर ऑफ खाँचे होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन खाँचों को भी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करा, इन सभी को नंबर ऑफ खाँचों से, यानी कि जितने भी आपके ये लेवल्स आएंगे उन सभी से डिवाइड कर दिया। तो वो कितने आएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने किससे, 100 माइनस 0 से। इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 212 माइनस 32 से, राइट। और टेम्परेचर केल्विन वाले में कितने से डिवाइड कर दिया, 373 माइनस 273 से। तो ये सभी वैल्यू क्या आएंगी, आपकी बराबर आएंगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अगर आप इन सभी किन्हीं भी दो को सोल्व कर लेंगे तो आपको दो में रिलेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को ले लेता हूँ। तो डिग्री सी माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज़ 100, और के माइनस 273 बाई 373 माइनस 273 इज़ 100। तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे काटा पिट्टी कर दो तो ये 100 से 100 कट जाएगा, राइट। और ये आ जाएगा आपका डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू के माइनस 273। टू भी एग्जैक्ट के लिए मैंने 273.15 घटा दिया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये इस साइड ले आऊँगा तो ये आ जाएगा आपका के इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। और यही क्या होती है हमारी केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन होती है, राइट। अब आप क्या करिए, इन दोनों में रिलेशन निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180। अब यहाँ कटेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाइए। तो डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 180 बाई 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, और 32 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 32। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये आ गया आपका फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9/5। तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये आ गई आपकी रिलेशन। यहाँ पे आप डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू जो भी उसके स्केल पे आएगी डालते रहिए, तो फ़ारेनहाइट पे आपको मिलती रहेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये सभी थे आपके टेम्परेचर स्केल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनर्जी पे। एनर्जी जो होती है आपकी जूल होती है। तो जो एनर्जी होती है वो जूल में आएगी, न्यूटन मीटर में आएगी, कैलोरी लीटर बार, लीटर एटमॉस्फेयर एंड पास्कल इनटू लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये सभी आपकी यूनिट है। और यहाँ पे आप लास्ट की यूनिट देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम आ रहा है, राइट। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो आपका एनर्जी ही बनाता है। जैसे कि आपने वर्क पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, माइनस PdV आप पढ़ेंगे या फिर आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स में। तो प्रेशर इज इनटू प्रेशर क्या है आपका, ATM या बार है या पास्कल है, और dV क्या है आपका वॉल्यूम की यूनिट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट को कहीं भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम जूल या न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल, न्यूटन मीटर, कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब वो भी क्या है, एनर्जी ही है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं, सभी का कन्वर्जन देख लेते हैं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली एक पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना भी हमने अभी तक सीखा है उसको आप अप्लाई करिएगा और आप देखिएगा कि क्या वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है इट मीन्स आपका जो पिछला है, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहला सवाल है कि 1 लीटर बार आपका कितने जूल के बराबर होगा। अगर 1 लीटर बार आपकी एनर्जी की यूनिट है या नहीं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं। तो लीटर क्या है हमारा, 10⁻³ मीटर क्यूब अभी हमने पढ़ा था। और 1 बार जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों यूनिट क्या थी आपकी, बराबर थी। आपने ऊपर पढ़ा होगा, राइट। तो यानी 1 बार कितने के बराबर आ गया, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से काटा पीटी करूँ तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आपका मीटर रह जाएगा, न्यूटन मीटर रह जाएगा यहाँ पे, और 5 में से 3 का कितना आ जाएगा, 10⁻²। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और 10⁻² न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर कितने के बराबर है आपका, 1 जूल के। तो यह आ जाएगा आपका 100 जूल के बराबर। इट मीन्स ये एनर्जी की यूनिट थी, राइट। और ये कितने के बराबर है, 100 जूल के बराबर है। तो 1 लीटर बार आपका कितने के बराबर है, 100 जूल के बराबर है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर 1 लीटर एटमॉस्फेयर। ये कितने जूल के बराबर है, राइट।
तो सेम स्ट्रेटजी ही आपको अपनानी है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब एंड 1 ATM इज़ 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपने सबसे पहले स्टार्ट में किया था। तो अगर आप यहाँ से फिर से काटा पीटी करेंगे तो मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा, आपका न्यूटन मीटर आ जाएगा। और 10⁻³ है, इट मीन्स आप जो पॉइंट लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, 3 के बाद लगाएंगे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 101.325 न्यूटन मीटर। और ये कितने के, ये 1 जूल के बराबर है, तो 101.325 जूल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये यूटिलाइज होंगे आपके न्यूमेरिकल्स में, तो आप इनको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर 1 किलो पास्कल लीटर। अगर इस ये कितने जूल के बराबर है, तो किलो आपको पता है 10⁻3, पास्कल इज पास्कल, या फिर पास्कल को हम किस में लिख लेते हैं, 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आप काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, न्यूटन मीटर। 10⁻3 10⁻³ तो ये आ जाएगा 3 - 3 यानी कि 10⁻0 न्यूटन पर मीटर। और किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन मीटर। एंड न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जूल के, तो ये 1 जूल के बराबर आएगा। यानी 1 किलो पास्कल लीटर इज इक्वल टू 1 जूल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये तरीका तो था आपका लेंदी मेथड, यानी कि अगर मान लो 1 लीटर बार को मैं जूल में कन्वर्ट करता हूँ तो पहले मुझे लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बार को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उनके बाद जो यूनिट आएगी उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये लेंदी मेथड है। क्या कोई ईजी मेथड है हमारे पास जिससे हम कर सकते हैं? जी हाँ जी, ईजी मेथड भी है। और वो क्या है, तो आपको ईजी मेथड अगर समझना है तो आपको कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जैसे कि आर क्या है आपका, गैस कॉन्स्टेंट। और गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर ये वैल्यूज़ आपकी याद हो गई तो आपको ईजी हो जाएगा चीज़ें कन्वर्ट करना। तो करना कैसे है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था 1 लीटर बार इज़ हाउ मेनी जूल, ये हमारा 100 जूल के बराबर आया था। बट देखते हैं क्या इस तरीके से यहाँ पे जो हम आर की वैल्यू को यूज़ करके कन्वर्ट करेंगे तो क्या उससे सेम वैल्यूज़ आएंगी या नहीं आएंगी। तो आपको कन्वर्ट किस में करना है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपको जूल में कन्वर्ट करना है या फिर आपको कितनी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो एक को कन्वर्ट करना है, राइट। आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल। तो आर की जूल वाली वैल्यूज़ आप ऊपर रखेंगे और किसको कन्वर्ट करना है, लीटर बार। तो आर की लीटर बार वाली वैल्यू को आप नीचे रखेंगे और आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वैल्यू आ जाएगा। तो हमें किसको कन्वर्ट करना है, 1 लीटर बार को। तो आप लिखिए 1 लीटर बार। आर की जूल वाली वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आर की लीटर बार वाली वैल्यू क्या है, आप ऊपर से चेक भी कर सकते हैं, ये आएगी 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लीटर बार से लीटर बार काट दीजिए, राइट। पर केल्विन पर मोल से पर केल्विन पर मोल काट दीजिए। अब सिर्फ एक ही यूनिट बची। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऐसा किया गया, राइट। तो अब आपके पास क्या बचा है, 1 × 8.314 डिवाइडेड बाय 0.08314 जूल। और इसको अगर और इजी तरीके से करना चाहें तो 8.314 लिख दूंगा, नीचे क्या आ जाएगा 8.314। ये पॉइंट जो है मैं यहाँ ला रहा हूँ, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻²। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और ये वैल्यू कितनी किस में आ जाएगी, जूल में। अब फिर से काटा पिटी, ये वाली कट जाएगी, तो क्या बचेगा 1/10⁻², कितना आ जाएगा 10⁻² जूल। तो ये कितना आ गया आपका 100 जूल। ऊपर भी क्या आया था, सेम आया था। तो ये वाली चीज़ जो है आपकी आसान है, बशर्ते आपको जूल और लीटर बार यानी ये सभी आर की सभी वैल्यू आपको याद हो, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमने सेम लिया था पीछे, उसको भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या उसकी भी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो 1 किलो पास्कल लीटर को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल की वैल्यू क्या थी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए आप, किलो पास्कल वाले से। तो 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, राइट। तो अब आप देखेंगे तो किलो पास्कल लीटर से किलो पास्कल लीटर कट गया, पर केल्विन पर मोल से पर केल्विन पर मोल बच गया, तो आपके पास सिर्फ जूल बच गया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्या कुछ और भी कट रहा है, बिल्कुल हाँ, 8.314 से 8.314 कटा, सब ही कट गया। बचा क्या, ये 1 बचा और ये जूल बचा। तो क्या बची आपकी वैल्यू 1 जूल। ऊपर भी क्या आ रहा था, 1 किलो पास्कल लीटर आपका 1 जूल के बराबर आ रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप आर की वैल्यूज़ याद करते हैं तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और जेई वाले बच्चों को तो खासकर करना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जेई में एक चैप्टर और है गैशियस स्टेट, और गैशियस स्टेट जो है ऑल्दो
आपकी एनसीईआरटी की बुक से हट गया है, बट वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सिलेबस में है, तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा।